नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की खबरों से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वज स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में आज मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने खुशी मनाई। कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 1 पर मुख्य हिंदू पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी महाराज द्वारा श्रद्धालुओं को मिष्ठान वितरित किया गया और भगवा ध्वज फहराकर उल्लास व्यक्त किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम तथा जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ये पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव का अवसर है। इस अवसर पर ब्रज धर्माचार्य परिषद के संयोजक पंडित राजेश पाठक, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय सचिव पंडित जयराम शर्मा और राष्ट्रीय प्रचारक भागवत प्रवक्ता प्रिय किशोरी ने भी श्रद्धालुओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता नरेश सिंह, संत हरिदास बाबा, सुखराम सिंह कमल, अनिल शास्त्री, पंडित राजनारायण गौड़, राहुल गौतम गंभीर बघेल सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। हजारों वर्षों के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण किया है। उस ध्वजा में पूर्व के राजाओं का प्रतीक चिन्ह लगा है और यही हमारी कामना है कि अब अयोध्या आज़ाद हुआ है, मथुरा भी आज़ाद होगा और काशी विश्वनाथ का भी भव्य मंदिर और बनेगा। यही हिंदुओं के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और सनातनियों में बहुत भारी खुशी है। आज हम लोगों ने ध्वजा के साथ ब्रज के प्रसिद्ध जन्मभूमि मंदिर पर मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया है। श्री राम की जन्म स्थान पर ध्वजारोपण किया है हमारे योगी जी महाराज ने और उस खुशी में हमने आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर मिठाई बांटी है और बड़ा हमने उत्सव मनाया है कि आज हमारा 1000 साल का सपना पूरा हुआ है। जो हमने बहुत दिन से ये सपना हम देख रहे थे कि हमारे भगवान श्री राम हमारे जो झोपड़ी में थे और वो मंदिर में आए और बड़ी खुशी है हम सभी सनातनियों को। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के आज यहाँ पर ध्वजा भी फहराई है और मिठाई वितरण की है और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसी प्रकार हमारे कृष्ण जन्मभूमि की तरफ भी पूरा ध्यान केंद्रित करें। अयोध्या में आज हमारे हिंदुओं के गौरव आदरणीय मोदी जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। वहाँ पर उस ध्वजा में कोविदा वृक्ष और ओम के निशान को स्थान मिला है। पहले भी जब अयोध्या के राजा थे उस समय भी ध्वजा में कोविदा वृक्ष को सम्मान दिया गया था। तो ये बहुत सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जो पूरे मंदिर की ध्वजा को बना करके उस पर ध्वजारोहण किया है। तो हम तो आज ब्रजवासी बहुत खुश हैं, सभी सनातन हिंदू बहुत खुश हैं। सभी ने यहाँ पर ब्रजवासियों ने मिठाई बांट के अपनी खुशी का इजहार किया है। हम तो यही चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी के राज में हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पताका संपूर्ण विश्व में फहराई जाए। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। अब अयोध्या, मथुरा, काशी ये 3 स्थान हैं जो जिसमें से अयोध्या आजाद हो चुका है। अब मथुरा और काशी की बारी है। तो हम तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की है कि जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। यही हमारी अभिलाषा है। यातायात माह में सड़क सुरक्षा के दावे जहां पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन रहे हैं, वहीं मुरादाबाद परिवहन विभाग की लापरवाही इन प्रयासों को कमजोर कर रही है। विभाग की उदासीनता के कारण अनफिट वाहन बिना रोक टोक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। फिटनेस केंद्रों की धांधली इस कदर है कि कागजों पर वाहन फिट दिखा दिया जाता है जबकि वे चलने लायक भी नहीं होते। आरटीओ कार्यालय के बाहर दलालों का प्रवेश वर्जित बोर्ड केवल दिखावा साबित हो रहा है क्योंकि हर खिड़की पर दलालों की पकड़ बनी हुई है। अवैध वाहन अड्डों पर भी विभाग की कोई रोक-टोक नहीं है। रात में ईंटों से लदे ट्रक टैक्स चोरी करते गुजर जाते हैं, लेकिन जांच करने वाला कोई नहीं होता। जब इस अवस्था पर सवाल उठाए गए तो आरटीओ केवल जांच की जाएगी कहकर बचते नजर आए। बड़ा सवाल यह है कि जनता की सुरक्षा कब विभाग की प्राथमिकता बनेगी। ये इसका मतलब है कि डग्गामारी, यहाँ पे डग्गामारी बहुत अधिक होती है और डग्गामारी की जो है यहाँ पे ठेकेदारी होती है। मैंने बहुत कानून कार्रवाई की है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता है और यहाँ पे मुझे धमकी भी दी जाती है। इसी कारण यहाँ पे बहुत हादसे होते हैं रोडवेज के आसपास। तो यहाँ से कितनी दूरी पर ये अवैध
वाहन चलते हैं? 1 किलोमीटर की दूरी कोर्ट का आदेश है यहाँ पे अवैध वाहन चलाने का, लेकिन यहाँ पे गेट पर से ही चलते हैं। आपने यहाँ के विभाग द्वारा कभी कोई कार्रवाई की उन्हें करी? मेरे विभाग द्वारा बहुत कार्रवाई की गई है, हमेशा कार्रवाई करते रहते हैं, आप वाहन चलाते हैं। और एक बार मैं सीओ साहब के पास गई थी, उन्होंने कहा, मुझसे कहने लगे कि गेट कहाँ पर है आपके। तो ये अब जो आप लेते वाहन है, ये इससे राजस्व को कितनी हानि होती है? इससे राजस्व को बहुत बड़ी हानि होती है। तो बात नहीं करते? हमारे विभाग वाले हर महीने में 2 या 1 बार कार्रवाई जरूर करते हैं, और आरटीओ ऑफिस को भी साथ लेके वहां भी कार्रवाई की है बहुत बार। आरटीओ विभाग वालों के सामने जो ठेकेदार लोग हैं वो बसों को आने ही नहीं देते जब तक आरटीओ साहब खड़े रहते हैं। हमारी इच्छा और मांग ये है कि अगर ये अवैध वाहन यहाँ से हटवा दिया है, रोडवेज से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहे, तो एक तो एक्सीडेंट नहीं होंगे कोई भी, और ये अधिकतर ठंड में बहुत ज्यादा हानिकारक होते, बहुत एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता है, गेटों के आगे ही वाहन खड़े रहते हैं। इस संदर्भ में हम लोग अपनी टेक्निकल टीम भेज करके उसकी जांच कराएंगे औचक रूप से, और जो भी अगर गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिख दिया जाएगा। इस बारे में आपने बताया है तो मैं अभी जांच कराऊंगा कि बस अड्डा पहले प्राइवेट का था कि रोडवेज का था। अगर प्राइवेट बस अड्डा बाद में बना है और ड्यू परमिशन बना है नगर आयुक्त महोदय से या जिलाधिकारी महोदय से, तो उस संदर्भ में उनसे बात की जाएगी, उसका फिर आगे हल निकाला जाएगा। सर, इस तरह की जो बातें होती हैं प्राइवेट बस अड्डे की, बिलारी में भी काफ़ी ज्वलन समस्या है इसमें, तो क्या आपने वहाँ का संज्ञान लिया है? नहीं, अभी कोई संज्ञान हमारे पास, क्योंकि पहली बार आपने बताया है, और वैसे कोई शिकायत आरएन रोडवेज द्वारा या किसी द्वारा की भी नहीं गई है। और बस अड्डे को देने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय के पास रहता है, वो नगर आयुक्त महोदय उसको देते हैं। उसकी जाँच हम कराएंगे कि वो बिलारी वाले बस अड्डे की भी जाँच कराएंगे। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद के परिवहन कार्यालय में। परिवहन कार्यालय में बात की जाए तो यातायात माह को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में बात की जाए तो मुरादाबाद में उदासीनता का परचम लहराया हुआ है। उसी क्रम में आपको बता दें, यहाँ जैसे कि डग्गा मार वाहनों का अवैध जो सवारियां ढो रहे हैं उनका बोलबाला चल रहा है, जिसको लेकर लगातार हादसे हो रहे हैं, और नन्ही मुन्नी जानों को लेकर ये अवैध डग्गा मार वाहन धनाधन सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं। उसी क्रम में आज जब बात की गई तो यहाँ पे जो परिवर्तन अधिकारी और संभागीय परिवर्तन अधिकारी हैं आरटीओ राजेश कुमार जी से बात करने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है, और कुछ बातें उन्हें और बताई गई, जैसे कि यहाँ पर फिटनेस सेंटर चल रहा है जो कि अब सरकार के अधीन नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। उसी क्रम में प्राइवेट लोग अपनी मनमानी से चला रहे हैं और खुलेआम ऐसी छूट देकर परमिट किए जा रहे हैं जिनका कहीं भी मानक में जिक्र नहीं होता है, जैसे लोडेड वाहनों का या अनफिट गाड़ियों का फिटनेस दिया जा रहा है, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियों की फिटनेस करी जा रही है। वहां पर जैसे ही कैमरा देखा वहां से वो लोग भागते खड़े हुए। कुछ जगहों पर तो जो रेडियम टेप कही जाती है वो भी नहीं लगाए जाते और फिटनेस कर दी जाती है। फिटनेस सेंटर की तमाम अनियमितताओं पर सवाल खड़े होते हैं। उस पर अब देखने वाली बात यह है परिवहन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात की गई तो यहाँ जब रोडवेज की बात की गई, रोडवेज बस स्टैंड के 1 किलोमीटर के दायरे में शासन और सरकार के कई बार आदेश और मानक के बाद भी अवैध डग्गा मार वाहनों के अपने स्टैंड बना रखे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे का छोड़ 10 कदम की दूरी और 5 कदम की दूरियों पर इन लोगों ने राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना ठिकाना बना रखा है। इससे राजस्व को भी बड़ी हानि होती है, वहीं प्रमुख चौराहों की भी निंदा होती है कि प्रमुख चौराहों पर इस तरह से अवरोध उत्पन्न होता है और हादसों को दावत देता है। आज उसी क्रम में यहाँ परिवहन अधिकारी से बात की गई तो परिवहन अधिकारी का ये कहना है हम इन प्रमुख मुद्दों पर जांच कराएंगे और जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या पिछली बार भी यहाँ परिवहन अधिकारी ने कहा था कि रात में जो ट्रैक्टर अनियमित रूप से ईंटों को ले चल रहे हैं जो कि यहाँ पर राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार को जीएसटी भी चोरी हो रही है। पिछले दिनों भी इसी क्रम में कुछ ट्रॉलियां पकड़ी गई थी जो किसानों की कहीं से कहीं तक नहीं दर्शाती हैं। जो रात में किसान अपनी ट्रॉलियों पर लेकर बड़े जगहों पर नहीं जाएगा, हाईवे पर किसान अपनी वाहनों को लेकर ऐसे नहीं जाएगा जो रात में जा रहा हो। उसी क्रम में कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये यहाँ जो राजस्व की और जीएसटी की चोरी करने वाले ही लोग हैं जो रातों में अपनी ट्रॉलियों में बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में भरकर ईंटें ले जाते हैं जो दूसरे जनपद में जाकर
बेचते हैं। इस कारोबार से भी यहाँ राजस्व को काफी हानि हो रही है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ परिवहन विभाग की उदासीनता के परिचय ही इन चीजों को दर्शाता है, जो राजस्व को बड़ी नुकसान हो रहा है। और यहाँ इस कार्यालय की बात की जाए तो कार्यालय के बाहर भी लगातार लोग डेरा डालकर बैठे हुए हैं। अधिकारियों के निरीक्षण के वक्त तुरंत ये सब चीजें सफाया कर दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मानो आज से पहले कोई बैठा ही ना हो। और अधिकारियों के जाने के बाद यूं ही वो लोग अपने छप्पर डालकर बैठ जाते हैं और खिड़कियों पर कब्जा कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर परिवहन अधिकारी का ये कहना है आमजन आए और अपना काम कराए, लेकिन जब वही लोग खिड़कियां नहीं छोड़ेंगे तो आमजन कब आएगा? इस पर परिवहन अधिकारी की कब ये नजर पड़ेगी, देखने वाली बात ये है। फिलहाल उन्होंने कहा है हम इन बिंदुओं पर जांच करेंगे और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज, मुरादाबाद। मथुरा वृंदावन नगर निगम तेजी से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य कर रहा है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। मथुरा नगर निगम अपने 70 वार्डों में कैंप लगाकर इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि नगर आयुक्त जग प्रवेश को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। ऐसे में नगर निगम इस कार्य को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है और जनता से भी अपील की जा रही है कि वह अपना एसआईआर का फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को सौंप दे। इसके साथ साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम में भी हेल्प डेस्क लगाई गई है। यहां पर भी लगभग 5 से 6 बीएलओ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एसआईआर अभियान पूरा करने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। मथुरा के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश ने भी सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक लेकर एसआईआर अभियान को जल्द से जल्द पूर्ण कराने की अपील की। नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत विधानसभा मथुरा पड़ती है, जिसके लगभग 484 बूथ हैं, जिसमें बीएलओ की जो नियुक्ति जो एसडीएम सदर के द्वारा की गई है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और एडीएम सर के द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उसमें बीएलओ घर घर जाकर जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है एसआईआर, उसमें गणना प्रपत्र जो है बांट रहे हैं और उसको भरवा करके उनके हस्ताक्षर करा करके अपने पास जमा करके मोबाइल में अपलोड कर रहे हैं। तो नगर निगम के अंतर्गत है, तो इसमें हमने अपने जो सफाई नायक हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको भी लगाया हुआ है। हमारे लगभग 70 सुपरवाइज़र इसमें लगे हैं सहयोग के लिए। उनके सहयोग के लिए कार्य तो बीएलओ को ही करना है या बीएलओ के ऊपर जो सुपरवाइज़र है वो लोग डेली जो है इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा इसमें जो कैंपों के आयोजन के का भी अभियान है कि आने वाले 1-2 दिन के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में इसका एक कैंप का आयोजन होना है, जिसमें क्षेत्रीय माननीय पार्षद गण रहेंगे और संबंधित राशन डीलर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, सफाई नायक और हमारे जो सफाई मित्र हैं वो रहेंगे। जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने नई पहल शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने सड़क हादसों में अपने परिजनों को खोया है, वे अभियान का हिस्सा बनकर बिना हेलमेट और लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं के दर्द को साझा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आंकड़ों के अनुसार 2024 में 330 सड़क दुर्घटनाएं, 172 मौतें और 250 से ज्यादा लोग घायल। 2025 में 420 दुर्घटनाएं, 250 मौतें और 330 लोग घायल हुए। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वाहनों की संख्या बढ़ने और सड़कों की कमी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। व्यापारियों के साथ बैठक में सड़क चौड़ीकरण, वन वे व्यवस्था और डिवाइडर लगाने के सुझाव मिले हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। नए हाईवे पर एनएचएआई से बात कर संकेतक बोर्ड लगाने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और सभी थाना प्रभारियों को चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इधर एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही भी सामने आई है। 1 महीने पहले डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण कर संकेत बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक बोर्ड नहीं लगाए गए। पिछली वर्ष की अपेक्षा इस पर मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इस पर पुलिस प्रशासन किस तरह से अंकुश लगाया, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों की संख्या प्रतिदिन रोड पर बढ़ती जा रही है और रोड का जो है कुछ जगहों पर उनको चौड़ाकरण करना इतना आसान नहीं हो रहा है। उसके दृष्टिगत यहाँ पर मेरे द्वारा व्यापारी संगठनों के साथ भेंट-वार्ता की गई थी, उनके विचार-विमर्श लिए गए। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं, कुछ मार्गों पे वन वे करने के लिए और कुछ जगह से डाइवर्जन दूसरी तरफ को ट्रैफिक करने के लिए, उस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं।
साथ ही साथ जो ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं उनका पालन कराने के लिए टीएसआई को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रमुख चौराहों पे चेकिंग हो। थाना प्रभारी भी स्वयं निकल कर चेकिंग कर रहे हैं। शराब पीने वालों पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनके वाहन सीज किए जा रहे हैं। लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है ट्रैफिक के नियमों के प्रति। एवं इसी के साथ-साथ जो नए मार्ग बन रहे हैं, उसमें जो हाईवेज़ बन रहे हैं शहर के आस-पास, उसमें एनएचएआई से भी समन्वय स्थापित किया गया है कि प्रॉपर साइनेजेस लगाए जाएँ। जगह-जगह पे जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर डिवाइडर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके और हम लोग जो है घटनाओं को अ, रोक सकें और लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दे सकें जिसमें ये लोग अपने आवागमन के लिए उनको सुगमता। सर, अधिकांश जो दुर्घटनाओं में मौत हुई है तो बगैर हेलमेट वालों को हुई। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि ये दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके? बिल्कुल सही कहा और इसी के लिए एक इनिशिएटिव लेते हुए हम लोगों ने हेलमेट वितरण का भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ पूर्व में हुई हैं, जिन्होंने अपने निकटजन परिवारजनों को खोया है, उनके परिवार वालों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि वो इस अभियान में हमारे साथ सम्मिलित हों, जिससे कि लोगों में एक संवेदना जाए कि ये देखें कि जिस तरीके से लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, तो उनके द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने खुद इस पहल का बहुत स्वागत किया है कि हम भी इस पहल से जुड़ना चाहते हैं। जो लोग अपने परिजनों को खोए हैं, हेलमेट ना लगाने के कारण। तो कई तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेन चीज़ हमारी जागरूकता अभियान हम लोग अलग-अलग स्तर पर चलाएँगे, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 4 नवंबर 2025 सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा गौ रक्षा दल के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा राज स्थित चौरंगी प्रांगण से एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया है। यह मार्च बिहार, विशेषकर दरभंगा जिले में लगातार बढ़ रही खुलेआम गौ हत्या और गौ तस्करी की घटनाओं के विरोध में आयोजित किया गया था। मार्च के दौरान नगर के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाते हुए ये स्पष्ट मांग रखी कि दरभंगा में शीघ्र गौ हत्या और गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि पूरा देश गौ हत्या पर प्रतिबंध लागू कर चुका है, लेकिन बिहार के लगभग सभी जिलों में आज भी खुलेआम गौ हत्या और गौ तस्करी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि दरभंगा के कई अल्पसंख्यक एवं हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी खुले तौर पर गौ मांस की बिक्री और गौ तस्करी हो रही है, जो कि कानून और धार्मिक भावनाओं दोनों का उल्लंघन है। मधुकर ने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो इस मुद्दे को न्यायालय तक ले जाया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में यह संकल्प लिया कि जब तक दरभंगा में गौ हत्या और तस्करी पर पूर्ण रोक नहीं लगती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपके न्यूज के माध्यम से दरभंगा के प्रशासन को कहना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पे गौ हत्या चरम पे है, अगर इसको नहीं बंद किया गया तो हम लोग उग्रतापूर्वक आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। किस तरह कार्रवाई करेंगे? जो गौ हत्यारों है, जो गाय काटता है, उस सब पे कार्रवाई होगा। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार सिंह, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर गौ रक्षा प्रमुख। हम लोग नियंत्रण बराबर गौ हत्या के जो हत्यारा है उसके विरोध में प्रोटेस्ट किए हैं। हम लोग रोड मार्च किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, परंतु आज तक हम लोग इस चीज़ से आश्वस्त नहीं हुए हैं। और जब पूरे देश में गौ हत्या बंद है तो बिहार में क्यों नहीं बंद हो रहा है? खासकर दरभंगा जिला के अंदर आप देखेंगे, दरभंगा जिला के हर एक गली मोहल्ले में जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, वहां खुलेआम गाय की मांस को काटकर बेचा जा रहा है। और जो बड़े स्तर पे दरभंगा जिला में गाय की तस्करी होती है, बिजनेस होता है, और हम लोग नियंत्रण इसका विरोध किए हैं। हद तो ये हो गई कि नगर निगम के माध्यम से पहले गैर लाइसेंसी रूप से गाय को काटा जा रहा था, अब 80 स्लैटर हाउस जो लाइसेंसी रूप से 80 स्लैटर हाउस बनाया जा रहा है, उसमें गाय कटेगी। ये दरभंगा के हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य है, सनातनियों के लिए दुर्भाग्य है, सनातनियों की आस्था के साथ आहत है, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब बिहार में गौ हत्या बंद हो, गौ की तस्करी बंद हो,
अगर नहीं होती है तो हम लोग बाध्य होकर पूरे हिंदू समाज के साथ इसका विरोध करने के लिए रोड पर उतरेंगे और इस मामला को लेकर न्यायालय तक जाएंगे। अब खबर में बात करते हैं संबल की, जहां संबल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की पहली बरसी पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दी। सोमवार को डीएम और एसपी ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 साल में संबल की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आया है। नए थाने, चौकियां, एटीएस यूनिट और अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के दौरान बताया कि बिजली चोरी पर रोक, बदमाशों पर कार्रवाई और 1 साल के कामकाज से प्रशासन संतुष्ट है। शहर में स्कूल, कॉलेज और बाजार सामान्य रूप से खुले रहे और माहौल शांत रहा। संबल हिंसा के 12 मामलों में अब तक 133 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से आधे से ज्यादा अभी जेल में है। इस हिंसा में संबल सांसद जियाउर रहमान बर्क और कुख्यात अपराधी शारिक साटा भी आरोपी हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार आजादी के बाद और 24 नवंबर 2024 से पहले शहर में 17 दंगे, लेकिन किसी भी मामले में एक भी आरोपी को सजा अभी तक नहीं मिली। हिंसा के बाद प्रदेश सरकार ने संबल में सुरक्षा के बड़े कदम उठाए। शहर में 2 नए थाने, 33 पुलिस चौकियां और 5 आउटपोस्ट बनाए गए। 250 से ज्यादा हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरों वाला कंट्रोल रूम शहर की 24 घंटे निगरानी कर रहा है। बरसे पर सुरक्षा के लिए 3 सेक्शन पीएससी, आरआरएफ और स्थानीय पुलिस की भारी तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च करने के पीछे आमजन में विश्वास पैदा करना, प्रशासन और पुलिस उनके साथ खड़े हैं, यह बताना है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। तो कुछ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए? 19 मजिस्ट्रेट हम हर शुक्रवार को तैनात करते हैं और आज भी उसी की तैनाती की गई है। और धारा 163 भी लगी हुई है और ICCC और सीसीटीवी कैमरा भी हमने पूरे 1 वर्ष में सेफ सिटी संबल के अंतर्गत तैनात किया। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए आज फ्लैग मार्च है वो लगाया गया था। उसके साथ साथ उससे पूर्व उस दिन जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 133 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसमें 12 मुकदमे लिखे गए थे। उन सभी मुकदमों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहाँ पे कुल 37 चौकियों की स्थापना की गई और 2 नए पुलिस स्टेशन भी शुरू किए गए हैं, जिनके नाम बबराला और रायसक्ति है। उसके अलावा जो हिंसाग्रस्त जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे भी चौकियों की स्थापना की गई, कस्बे की सीमा पे चौकियों की स्थापना की और जनपद की सीमा पे चौकियों की स्थापना की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस हिंसा में प्रतिभाग किया था उन सबको सजा भी मिले। उसके साथ साथ प्रभावी पैरवी करके पहली बार जो संभल के इतिहास में कई दंगे हुए लेकिन किसी भी अपराधी को अभी तक सजा नहीं मिली है, इसलिए हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द सजा करवाएं। आपके द्वारा एक ICCC का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें कुछ कैमरे लगे हैं। कितने कैमरे? संभल कल की त्रिनेत्र समिति नाम की एक समिति 24 नवंबर की हिंसा के बाद में बनाई गई थी, क्योंकि उपद्रवियों के द्वारा जितने भी कैमरे हैं उनको हिंसा करने से पहले सारे कैमरे तोड़ दिए गए थे। इसलिए पुलिस के द्वारा ये 250 कैमरों का एक बहुत अच्छा जाल है, ये जनपद संभल के अंदर लगाया गया है, जिसमें PTZ कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और इस तरीके के ढेर सारे कैमरे लगाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं इससे कि भविष्य में जो है वांछनीय तत्व हैं और किसी प्रकार के लोग इकट्ठे होकर माहौल ना खराब कर सकें, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। खबर में अब बात करते हैं मेरठ की, जहां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रांगण पुनः निरीक्षण के दृष्टिगत मेरठ जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VK सिंह द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय कनौड़ा, विकास खंड सरधना, कार्यालय खंड विकास अधिकारी विकास खंड सरूरपुर खुर्द, लोकप्रिय इंटर कॉलेज सरधना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा सहित विभिन्न बूथों में BLO के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा BLO से गणना प्रपत्र फॉर्म वितरण, मतदाताओं से गणना प्रपत्र फॉर्म वापस प्राप्त करने, गणना प्रपत्र फंडिंग इत्यादि के संबंध में जानकारी भी ली गई। उन्होंने BLO को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्र फॉर्म के डिजिटलाइजेशन का कार्य समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि SIR के कार्यों में तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बूथ संख्या 154 ग्राम दशरथपुर कनौड़ा की BLO श्रीमती लोकेश रानी तथा बूथ संख्या 145 ग्राम मदारीपुर की BLO श्रीमती सविता सैनी के द्वारा SIR का कार्य पूर्ण कर लेने पर उनको सम्मानित किया गया। देखिए, ये जनपद मेरठ के विधानसभा क्षेत्र सरधना में BLO श्रीमती लोकेश राणा जी के द्वारा ये बूथ संख्या है 154 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय कनौरा। इसमें कुल
वोटर जो थे, जिसमें से 432 वोटर का डिजिटाइजेशन कर दिया गया, जो कि 100% है। इसके अलावा लगभग 50 वोटर थे जो कि या तो मृतक थे या सेपरेट थे या डबल था, उनका भी डिटेल बीएलओ ने बनाया है। और लोकेश राणा जी के कार्य का हमने ग्रामवासी के साथ भी समीक्षा किया, उन्होंने भी इनके कार्य की सराहना की है और पुष्टि की है और इन्होंने 100% अपना काम कर दिया है। श्रीमती लोकेश राणा जी जो हमारी बीएलओ है कनौरा की, बूथ नंबर 145 की, उसी तरह से और भी बीएलओ काम करे, इसके लिए मैंने सुपरवाइजर को और जो यहाँ के ईआरओ हैं उनसे अनुरोध किया है और एसडीएम सरदना जो कि यहाँ पे ईआरओ हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इनकी कार्यों की विधानसभा क्षेत्र में और जगह भी इनका प्रचार प्रसार किया जाए और बीएलओ भी इसी तरह का काम करें। इसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय की तरफ से और जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया। अपने खबर अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पूर्व सरकारों के दौरान राष्ट्रवादी एवं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमों को लेकर असंतोष दोबारा उभर कर सामने आया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने न हिंसा की, न पथराव, न तोड़फोड़, केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। फिर भी उन पर कठोर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, जिनकी पेशियां आज भी चल रही हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछली सरकारों ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले युवाओं पर कार्रवाई की, जबकि कई गंभीर मामलों और ब्लास्ट आरोपियों को राहत दी गई। इसी संदर्भ में शंकराचार्य, जैनेन्द्र सरस्वती प्रकरण और सपा शासनकाल में कुछ आरोपियों को बचाने के आरोप भी दोबारा चर्चा में है। सुदर्शन न्यूज ने पीड़ित कार्यकर्ताओं की इस पीड़ा को आवाज देते हुए सरकार तक पहुंचाने की पहल की है। कार्यकर्ताओं ने चैनल के चेयरमैन धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी से न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें वर्तमान योगी सरकार से उम्मीद है कि पूर्व सरकारों में दर्ज किए गए कथित राजनीतिक आधार वाले मुकदमे समाप्त किए जाएं। उनका स्पष्ट कहना है कि हमने ना हिंसा की, ना तोड़फोड़, सिर्फ न्याय की मांग की है। अब हमें न्याय मिलना चाहिए। हम लोग तो जा रहे थे, बाजार घूम रहे थे, पुलिस वालों ने उठा लिया, कोतवाली में डाल दिया, बंद रखा और आज तक हम झेल रहे हैं। पीड़ित हैं इस समय। और अभी 8-10 दिन पहले भी पुलिस वाले उठा ले गए थे रात में 2 बजे। और मैं सुदर्शन चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम इन्होंने सुनी और सरकार से अपील है हमारी कि कम से कम इस मतलब पीड़ित हो, आप हमको न्याय दिलाइए। क्या काम करते हैं आप? चाय की दुकान है हमारी। और किस पार्टी से आप जुड़े हो? भाजपा से जुड़े हुए शुरू से हम। और मेरा अनुरोध है सरकार से कि हमारी जो है कम से कम सुनवाई हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और अन्य सरकारें थी, विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था, तो विपक्ष में रहते हुए गरीबों की वजह से मुझ पर 21 मुकदमे, और वो मुकदमे कहीं थाना घेरने के, जुर्म की आवाज उठाने के, और हमारी वजह से एक मुकदमे में एक दलित बच्ची का रेप हुआ था और मैं मुदाबाद की तरफ की थी, सामूहिक रेप हुआ था, मायावती की सरकार थी। तो कई दिन आंदोलनरत रहा, फिर भूख हड़ताल पर चला गया। थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ होगा जनता को आक्रोश में, तो हमारे ऊपर मुझे लाठियों से पीटा गया और हमारे कार्यकर्ताओं को, और जिनको मैं जानता नहीं था पहले, कभी शिवसेना में या कहीं किसी अन्य पार्टी हिंदुवादी संगठनों में थे, उनको उठा लिया गया। मुझे भी उठाया गया जैसे कोई आतंकवादी उठाया जाता है। 11 दिन मैं आमरण अनशन पे था, तो ऐसे ले जाया गया रस्सियों से बांधकर कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा टेररिस्ट जाएगा। फिर जब मैंने देखा तो वहां 16 लोग और थे। मैंने कहा अरे आप लोग कैसे? तो उसमें कुछ तो सहयोगी थे जो मेरे साथ बैठे हुए थे, बाकी ये लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था। आज भी ताने सुनता हूँ उनके कि भाई साहब आपकी वजह से मैं मुकदमा झेल रहा हूँ। कई बार आए जब मैं जनता पार्टी में था, अब दुर्घटनावश मैं वहां नहीं हूँ, अपना गुरुकुल चला रहा हूँ, बच्चों को संस्कारित कर रहा हूँ, तो शर्मिंदगी महसूस होती है। ताने मिलते हैं कि साहब आपकी वजह से बहुत कुछ किया, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर, अभी कुछ दिन पहले जज एक मुकदमे में शायद नोटिस क्या दिया, तो जज ने पूछा आप जुर्म कबूल करते? मैंने कहा जी हाँ कबूल करता हूँ। क्या करूं? अगर मैंने गरीब के लिए लड़ना पाप है तो मैं कबूल करता हूँ।
तो बोले यही लिख दो। मैंने कहा बिल्कुल लिख दो, अगर ये जुर्म आप समझते हो। तो इस तरह से लड़ता था तो लोग मुझसे कहते थे कि कहाँ पागल बन के घूम रहे हो यार, किस्मत खराब थी जो इसमें, तरह तरह के लोग। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद अब जो लोग जो जिसमें शामिल नहीं थे उनको मेरे ऊपर लगे रहने के मुकदमे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन नौजवानों के ऊपर जो रोज कचहरी जाते हैं, पैसा खर्च होता है, समय वेस्ट होता है, तो वैसे ही रोजगार नहीं है नौजवानों के पास। मैं चाहता हूँ कि वो मुकदमे वापस लेने चाहिए। बहुत कुछ वापस ले लेते हो आप, इन बेगुनाहों को जो गुनाही लगी हुई है इन बेगुनाहों पर, उनको वापस ले लीजिए, ये अपील करता हूँ मैं। इन्होंने काम किया है राष्ट्रवाद के लिए, तभी पकड़े गए थे। तब कोई भी राष्ट्रवादी कोई सी सरकार के साथ आप जब गठबंधन में बैठते हो तो आप उनके साथ उल्टा करते हो। तो मैं चाहूंगा और मैं सरकार से दरखास्त करूंगा, आपका चैनल ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपको तो आवाज उठाने वाला हुआ, इसलिए साधुवाद देता हूं आप लोगों को कि मेरी नहीं, उन लोगों की आवाज वहां तक जरूर उठा दे जो बेगुनाह, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था तो बेगुनाह लोग पड़े थे, उनके मुकदमे वापस लेते, यही मैं सरकार से दरखास्त। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली के सकलडीहा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय अमड़ा में बच्चों की प्रतिभा का धमाकेदार प्रदर्शन, विज्ञान प्रदर्शनी में उत्साह उमड़ा दिखा है। चंदौली जनपद के कंपोजिट विद्यालय अमड़ा में प्रदर्शनी ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों ने अपने नवाचार और वैज्ञानिक मॉडल के जरिए साबित कर दिया कि हुनर किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने फीता काटकर किया। विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने खुलकर सराहना भी की। खास बात यह कि इस परिषदीय स्कूल से हर साल कई बच्चे नवोदय व सैनिक विद्यालय में चयनित होते हैं, जो यहाँ की मजबूत शैक्षिक नींव का प्रमाण है। लेकिन 450 बच्चों वाले इस विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है, टेबल बेंच जीर्ण अवस्था में है, बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, बेहतर खेल सुविधाएं और संपूर्ण विकास का वातावरण मिले। आज भी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा ये विद्यालय अपनी शानदार उपलब्धियों के बावजूद मूलभूत संसाधनों की ओर सरकारी ध्यान की मांग करता दिखा। यह खबर शिक्षा व्यवस्था पर भी एक तरीके से बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। प्रतिभा है, मेहनत है, लेकिन सुविधाएं कब मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। सर, हम लोगों ने इस प्रदर्शनी की तैयारी जो है 1 हफ्ते से की थी और कक्षावार सभी अध्यापकों ने मिल करके बच्चों को जो बुक्स की कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सिद्धांत है, उसको समझाने लायक हमने छोटे छोटे प्रयोग बताए हैं बच्चों को, ताकि वो उसको बनाते बनाते और उसको बताते बताते सीख गए उन सिद्धांतों को। और वो अभी और बता रहे हैं तो सभी लोगों को भी और बच्चों को बताते बताते उनका ज्ञान जो है वो ज़्यादा समृद्ध। हमारे विकास खंड का जो कंपोजिट विद्यालय अमड़ा है, अपने आविष्कार जन्य जो है कार्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ के सारे जो अध्यापक हैं सब ही बहुत क्रियात्मक अध्यापक हैं। नई नई चीज़ों की खोज करना, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताना, विज्ञान के जो विभिन्न रहस्य हैं उन रहस्यों के जो असली तथ्य हैं उन तथ्यों से अवगत कराना। अब बच्चों से जो आविष्कार परक जो कार्य हैं उनको व्यवहारिक रूप से उसको दिखाना, ये यहाँ के अध्यापकों का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए जो है यहाँ के बच्चे, आज आपने देखा होगा कि विज्ञान के जो विविध आयाम हैं, जो आविष्कार हैं, उन चीज़ों को उन्होंने वास्तविक रूप में मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया। कंपोजिट विद्यालय अमड़ा विकास खंड में साइंस एजुकेशन का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा उसका विकास किया जा रहा है और जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव तरीके से और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देख कर मेरे अंदर तो ये भाव आया कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैसा भी डिसाइड करूँ कि जब पूरे जनपद में इस तरह के एग्जीबिशन लगाए जाएंगे और हम लोग वहाँ जाके और जनपद के अन्य अधिकारियों को भी वहाँ पर विजिट किया जाए। मैं सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुदर्शन चैनल अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे स्कूल आने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ संस्कृति का भंडार है, यहाँ के बच्चों
जो हृदय संबंधी, विज्ञान संबंधी और जो प्रदर्शनी लगाए हैं, यहाँ के टीचरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ के टीचर अथक परिश्रम किए हैं और यही एक विद्यालय है कि यहाँ से निन्यान जगह बच्चे जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं और यहाँ के टीचर बहुत मेहनत किए हैं। और अगर मेरा बस चले तो मैं चैनल से अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ 450 बच्चे हैं, इतने अच्छे यहाँ टीचर हैं। यह प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख फीस लेने के बाद भी यह व्यवस्था नहीं आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सिफारिश कर रहा हूँ, किसी तरह से यहाँ और कमरा बढ़ाया जाए और किसी तरह से फील्ड की व्यवस्था और दुरुस्त किया जाए। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।